होगी। आज की कहानी एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी है जिसमें चोरों ने ये नहीं सोचा था कि चोरी करेंगे कैसे। ये तो उनकी प्लानिंग का शुरुआती हिस्सा था। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त और दिमाग ये लगाया कि इस चोरी के बाद जो बैंक से पैसे लूटे जाएंगे उन पैसों को कब, कैसे, कितने वक्त बाद, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये सोचना है। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बैंक रॉबरी के बाद उन्होंने पैसों को यूँ लापरवाही अंदाज में, लापरवाह तरीके से इधर उधर खर्च करना शुरू किया तो फिर बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। तो आमतौर पर चोर जो है वो बैंक रॉबरी की प्लानिंग करते हैं, कैसे फुल प्रूफ चोरी होगी। लेकिन यहाँ इस बैंक रॉबरी की कहानी उल्टी थी। यहाँ ये थी, इसका मतलब ये कि चोर 100% श्योर थे कि चोरी तो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मुश्किलें आएंगी। उसके बाद अपने आप को कानून से, पुलिस से छुपाना है और उन पैसों को, जो कि बेइंतहा पैसे हैं, उसे इस तरीके से खर्च करना है कि किसी को भनक तक न लगे। उनकी अपनी लाइफ स्टाइल, वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कब, किस वक्त कितने पैसे खर्च करेंगे, एक बार में कितने खर्च करेंगे, इन सारी छोटी छोटी जो डिटेलिंग पे उन्होंने काम किया। और उससे पहले जाहिर है कि बैंक को कैसे लूटना है उसके ऊपर भी काम किया। ये कहानी करीब 26 साल पुरानी है और उस वक्त यानी कि 26 साल पहले अमेरिका की हिस्ट्री की ये कैश किसी बैंक से लूटने की सबसे बड़ी वारदात थी। इससे ज़्यादा एक साथ किसी बैंक से इतने पैसे नहीं लूटे गए जो तब लूटे गए थे। सितंबर 12, 1997 कैलिफोर्निया, अमेरिका का स्टेट, और लॉस एंजलिस, वहाँ की ये कहानी है। लॉस एंजलिस में एक डनबार आर्म्ड कंपनी की वैन चला करती थी। डनबार इसी नाम से ये मशहूर भी है। जैसे अपने आपने देखा होगा बहुत सारे जो बैंक्स हैं, एटीएम हैं, तो एटीएम पे कैश वैन आती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं गन लेकर, अंदर की तरफ 2 बाहर भी, और हर एटीएम पर जाकर फिर वो जो कैश है वो ट्रांसफ़र करते हैं। या बैंक से भी बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो शाम को जब कलेक्शन हो जाता है तो फिर उसको कहीं ख़ास जगह पर ले जाते हैं। तो ऐसी ही कैश वैन का इस्तेमाल होता है। और दिल्ली में ऐसी एक कैश वैन से 2-2.5 करोड़ रुपए लूटे भी गए थे। शायद मैंने उसकी कहानी आपको सुनाई है। तो ऐसी एक डनबार आर्म्ड कंपनी कैश वैन, इनका काम ये था कि ये अलग अलग बैंक से ये कैश उठाते, फिर उस कैश को जहाँ डिपॉजिट करना होता वहाँ ले जाते। मतलब एक तरह से पिक करते फिर ड्रॉप करते, यही काम था, और अपनी सिक्योरिटी देते। लॉस एंजलिस में इसी डनबार कंपनी कैश वैन का एक दफ्तर था। उस दफ्तर क्या, एक सिंगल फ्लोर एक बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे जब भी किसी बड़ी जगह से बड़े कैश आते तो वैन में आते और उसके बाद उस दफ्तर के अंदर वो ट्रांसफ़र होते, फिर वहाँ से किसी और ज़रिए से वो पैसे जाते, अलग अलग बैग में पैसे होते थे। तो कुल मिलाकर एक हॉल था एक तरह का। एक जगह से पैसे लाने हैं कैश वैन में, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, फिर यहाँ से आगे जाना है। तो ये डनबार आर्म्ड कंपनी थी जो कैश वैन और ये अपने बख्तरबंद गाड़ियाँ इनकी थी वो जो सप्लाई करती थी। तो इसी कंपनी में और इसी बिल्डिंग में लॉस एंजलिस के एक शख्स काम करता था जिसका नाम था एलन पेस। एलन पेस यहाँ काफ़ी वक्त से काम कर रहा था और वो यहाँ का रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था इस बिल्डिंग का। तो यहाँ की गाड़ियों की देखभाल, गाड़ियाँ ठीक हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए इसके साथ, कोई रास्ते में रोक कर इसे लूट न ले, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और इस बिल्डिंग की सेफ्टी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो थी एलन मिस की थी, क्योंकि वो रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था यहाँ पे। उसने काफ़ी लंबे वक्त तक इस जगह पे काम किया। फिर एक रोज़ उसे ख्याल आया, वो लगातार देखता था कि यहाँ पे बहुत सारे कैश आते थे। उसने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को नोटिस किया। तब तक उसके दिमाग में कोई बुरा ख्याल नहीं था, बट उसे मालूम था कब कैश वैन आती है, यहाँ से कैसे फिर उसको अनलोड किया जाता है, फिर वो बैग कहाँ रखाए जाते हैं, किस बैग में कितने के नोट्स होते हैं, छोटे नोट, बड़े नोट, उसके लिए अलग अलग बैग होते हैं, उसके मार्क अलग होते हैं, कितनी देर तक रखा जाता है, फिर कैसे ट्रांसफ़र होता है, फिर यहाँ से आगे कैसे जाता है, वहाँ से पीछे से कैसे लाया जाता है, कहाँ कहाँ पे कैमरे हैं, कहाँ कहाँ पे गार्ड हैं। मतलब पूरा फुल जो मैप से लेके एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ एलन पेस ने अपने दिमाग में बिठा रखा था। और तभी उसे ख्याल आया
कि उसे इस बिल्डिंग के बारे में इतनी जानकारी है कि वो बड़ी आसानी से यहाँ कभी भी सेंध लगा सकता है। लेकिन ये उसके अकेले के बलबूते की बात नहीं थी। धीरे धीरे उसने पहले अब अपने आप काम करना शुरू किया। उसने देखना शुरू किया कि यहाँ से कब कितने बजे सबसे आसानी से पैसे चुराए जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा कैश किस वक्त होता है, किस बैग में होता है, वो बैग कहाँ रखा होता है, उस कैश के वक्त दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, रात कितने गार्ड होते हैं, कितने स्टाफ होते हैं, कैफेटेरिया में कितने लोग होते हैं, गेट पे कितने होते हैं, गाड़ियाँ कितनी होती हैं। ये सारी चीज़ें उसने एक एक बारीकी के साथ नोट किया। फिर उसे लगा कि यहाँ पे लूट की जा सकती है, लेकिन अकेले नहीं। अब उसने सेकंड फेज़ अपनी साजिश का वो शुरू किया। उसने अपने बचपन के 5 दोस्तों को चुना जो अलग अलग शहरों में थे, अमेरिका में ही, और उनके साथ ये सब अलग अलग हो चुके थे, अलग अलग सब अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। तो इसने अपने उन 5 दोस्तों को चुना जिन्हें पैसों की भी ज़रूरत थी, कुछ के ऊपर कर्ज भी था। तो उसे लगा ये दोस्त सबसे ज़्यादा कारगर होंगे, और 5 दोस्तों को लॉस एंजल्स बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग की और पहली बार उन्हें अपना प्लान बताया। उसने कहा कि डनबार आर्म्स कैश वैन की जो बिल्डिंग है, जो उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक वक्त में करोड़ों रुपए होते हैं, अरबों रुपए बल्कि कैश, तो उन्हें लूटना है। तो अब ये हुआ कि कैसे, एक तो आम लोगों की एंट्री नहीं है। तो उसने कहा कि पहला यही है कि तुम 5 को वहाँ पे नौकरी पर रखो। चूँकि ये रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था तो ठीक ठाक पोस्ट, तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे करके उसने एक साथ नहीं, अलग अलग 5 दोस्तों को उसी बिल्डिंग में नौकरी पर रखवा दिया। अब वो 5 और एलन पेस 6, अब ये एक साथ उस जगह पे काम करने लगे। अब इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सारी चीज़ें, सारी रैकी की, हर फ्लोर के ब्लूप्रिंट्स, कैमरा कहाँ पर इंस्टॉल है, कहाँ क्या है, कितने गार्ड हैं, 5 को एक एक चीज़ बताना शुरू किया। धीरे धीरे अब 5 भी सारी चीज़ें जान गए। अब उसके बाद ये था कि किस दिन, वीकेंड पे, वीकडे पे सबसे ज़्यादा कैश कब होता है, तो उसका इंतज़ार, उसके बारे में पूरी रिसर्च। तो ये सब करते करते आखिर में ये एक चीज़ और भी थी कि पहले से तय नहीं था कि किस दिन हम बैंक को लूटेंगे या इस बिल्डिंग में रखे हुए पैसों को। वो उसी दिन होगा जिस दिन बहुत ज़्यादा कैश होंगे। तो कोई प्लानिंग नहीं तारीख की। अचानक फिर वही 12 सितंबर 1997 की तारीख थी, और उसी दिन में, मतलब 11 सितंबर के दिन में बल्कि, एलन पेस को इस कंपनी ने नौकरी से बोला कि अब आप निकल जाइए, आपको हमारी ज़रूरत अब हमारी नहीं है आपको। उसकी वजह ये थी कि जो ये वैन थे, कैश वैन, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम था। कुछ लोगों ने देखा कुछ कि एलन पेस उस कैश वैन के गाड़ियों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच था। तो इसलिए कंपनी ने उसे बुलाकर कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग, मतलब आप जा सकते हो। अब एलन पेस को उसी दिन ये नोटिस थमा दिया गया, अब कल से उसे आना नहीं है। एलन पेस वहाँ से निकलता है, अपने घर जाता है। इसके बाद 5 दोस्त शाम को बाकी लौटते हैं, रात को सब मिलते हैं। उसके बाद वहीं एलए में एक जगह एक पार्टी में पहुँचते हैं, वहाँ ड्रिंक करते हैं। काफ़ी भीड़ थी लोगों की। फ्राइडे नाइट, तो फ्राइडे नाइट को जनरली भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया। पार्टी करने के बाद अब ये तय करते हैं कि चलो अब वापस चलता है उसी जगह पर। इसके बाद ये लोग रात करीब 12 बजे वापस उसी कैश वैन की बिल्डिंग में आते हैं। चूँकि 5 अभी नौकरी पर थे, एलन पेस को उसी दिन कहा गया था, सारे स्टाफ से दोस्ती थी, तो ऐसा नहीं था कि उसके आने पर रोक टोक है। वो आया वहाँ पर, और ये लोग सीधे पार्टी से आए थे। टाइमिंग ऐसा चुना कि एक शिफ्ट ख़त्म हो और दूसरा शिफ्ट वाले गार्ड अब वहाँ पर आए, तो करीब 1 बजे गार्ड चेंज होते थे। ये लोग 12 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ज़्यादातर गार्ड कैफेटेरिया में थे, खाना खा रहे थे। ये अपने साथ टेप वेप लेकर गए थे, गन लेकर गए, वॉकी टॉकी लेकर गए उस ज़माने में, कि आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। और तमाम गार्ड को वहाँ डक टेप से उनके हाथ मुंह सब बंद कर दिए।
गन पॉइंट पर उनको एक तरफ कर दिया। और फिर एलन पेस को पता था कि बड़े नोट्स किस बैग में होते हैं, छोटे नोट्स किस बैग में होते हैं। उसके बाद इन्होंने अलग अलग सारे बैग वहीं बाहर एक ट्रक जो इनकी कैश वैन होती है, तो एक ट्रक खड़ा था, उसमें एक एक करके वो बैग डालते हैं। चूँकि उन सारी गाड़ियों के बारे में एलन पेस को पहले से जानकारी थी, वहाँ काम कर चुका था। आधा घंटा लगता है इनको। इस आधे घंटे के अंदर वो उस बिल्डिंग से उस वक्त 18.9 मिलियन डॉलर, मतलब करीब 1.5 अरब इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें, 1 अरब और 40-45 करोड़ के हिसाब से, मतलब 1.5 अरब रुपए आप मानकर चलिए। तो ये वो ट्रक में डालते हैं। और जाने से पहले एलन को पता था कि यहाँ कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे, वो सारे कैमरे को डिस्ट्रॉय करता है, उसके हार्ड डिस्क को निकालता है, क्योंकि उसे ये भी पता था कि रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था, और अपने साथ ले जाता। एक भी प्रूफ वहाँ पर नहीं छोड़ता है। सब मास्क में थे तो कोई पहचान भी नहीं पाया। अब चूंकि एलन वहाँ पे पहले से काम करता था, तो इसलिए वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था ज़्यादा। और इसके बाद ये सब ट्रक में लेते हैं और ट्रक लेकर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जब शिफ्ट में दूसरे गार्ड की ड्यूटी शुरू होती, वो लोग आते हैं तो देखते हैं सबके हाथ पैर बंधे में। फिर वो अलार्म बजाते हैं, फिर पुलिस आती है। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। इसके बाद FBI के पास केस जाता है। वहाँ कुछ नहीं मिला उनको, बस एक कैश वैन की एक पीछे की लाइट टूटी हुई मिली। तो इससे इन्होंने अंदाज़ा यही लगाया था कि इसी का इस्तेमाल हुआ है चोरी के लिए। अब तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं। सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज बर्बाद, हार्ड डिस्क चोर अपने साथ ले गए। अब ये हुआ कि कौन लोग हैं। ये पहले ही दिन साफ हो गई कि जो भी हो सकता हो, ये इनसाइडर का हाथ है, क्योंकि इतनी बारीक डिटेलिंग, इतनी जानकारी ये किसी इनसाइडर का ही हो सकता। बाहर से आकर कोई अचानक यूँ चोरी करके नहीं जा सकता है। तो जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि इस कंपनी ने एक दिन पहले ही एलन पेस को जॉब से निकाला था। तो FBI का शक हुआ कि बदला लेने के लिए उसने चोरी की हो। एलन पेस से पूछताछ हुई। अच्छा, ये लोग वहाँ से चोरी करने के बाद ट्रक से पैसा निकालते हैं, कहीं ले जाकर डंप कर देते हैं। इनके 5 के अलावा बाकी दोस्त शामिल थे जिनको इस सीन में नहीं लाया गया था। और ये पांचों फिर अपने घर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद फिर उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं जिस पार्टी से ये निकले थे। अब वहाँ पे चूंकि पार्टी से ये निकले और लेट नाइट तक पार्टी चल रही है, सभी एकदम ड्रंक, पीने के बाद होश नहीं, और ये दोबारा उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मतलब बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप होता है। अब वहाँ जाकर फिर से पार्टी शुरू कर देते हैं। उन्हीं लोगों के बीच वही लोग देखते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। अब यहाँ मामले की तफ्तीश हो रही है, तो एलन पेस पे शक था। पुलिस की टीम गई, पूछी कि भाई आप रात कहाँ थे? तो उसने कहा मैं तो बार में था, पार्टी कर रहे थे। अब वहाँ पर गए तो पता चला कि हाँ ये लोग थे और इतने बजे से आए हुए थे। अब FBI को और बाकी पुलिस को भी ये लगा कि हाँ यार ये इस वक्त भी था, इस वक्त भी था। तो बीच की जो कड़ियाँ थी चोरी की, वो उन्होंने उतनी ईमानदारी से जांच नहीं की। लेकिन एलन पेस पे शक था तो नज़र रखे हुए हैं, पर कोई चोर नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। जब चोरों का सुराग नहीं मिला तो पुलिस और FBI दोनों ने यह तय किया कि खामोशी से बैठे रहो और तमाशा देखते हैं। बोला कि छोटी मोटी रकम तो है नहीं, करीब 18.9 मिलियन डॉलर है, 1.5 अरब रुपए की चोरी हुई है। तो चोर तो मालामाल हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खर्च नहीं करेंगे। तब ऐसे लोगों पे नज़र रखो जो अचानक अमीर हुए, जिन्होंने अचानक बड़े बड़े घर खरीदे हैं, जो अचानक इनका लाइफ स्टाइल बदल गया, महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे नज़र रखी जाने लगी। उसमें से एक एलन पेस भी था। लेकिन पता चला कि वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिस रेंटेड हाउस में रहता था वैसे ही रह रहा है, वैसे ही कपड़े पहन रहा है, महंगी जगह पे जा नहीं रहा है। 6 महीने बीत गए, उसके रोज़मर्रा रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया एलन पेस का। अब FBI को लगा ये क्या चक्कर है। इधर इन लोगों ने क्या किया कि अपने कुछ और, ये 6 दोस्त थे ही थे, कुछ ऐसे दोस्तों को इस साजिश में शामिल किया जो कहीं पर्दे के सामने ना आए। इन लोगों ने एक लॉस एंजल्स में ही इमिग्रेशन लॉयर को कांटेक्ट किया, एक वकील को, और उस वकील को भरोसे में लिया, $1 मिलियन दिया और कहा कि $1 मिलियन है, तुम्हें हमारी मदद करनी है। वकील ने पूछा क्या मदद करनी है? उसने कहा कि हमारे पास पैसे हैं, और सारी कहानी बता दी
भरोसे पे लेने के बाद, और उसको धमकी भी, अगर तुमने मुंह खोला तो फिर गड़बड़ होगा। वकील लालची था, उसने कहा हमें क्या मतलब है, $1 मिलियन फ्री का मिल रहा है, उसने पैसे लिए। अब उस वकील ने अपने शातिराना तरीके से ये जो बैंक से लूटे गए पैसे थे सारे, इसको अलग अलग इन्वेस्ट करना शुरू किया बेनामी संपत्ति के तौर पर। जैसे अपना होता है कि है मेरी लेकिन मैं किसी और के नाम पे ख़रीद रहा हूँ। तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी में पैसे लगाने शुरू किए, कुछ गाड़ियों में लगाए, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, और इन लोगों को बाकायदा ये भी दिखाया, इनके नाम पे चेक भी वो इशू करता रहा। फिर ये भी दिखाया कि ये इनके अलग अलग कुछ काम करता है, उसकी सैलरी भी इनको दे रहे हैं। तो वो सब वाइट होता गया, और ये भी है कि सारा पुख्ता सबूत है कि ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि इस वकील ने सारे पेपर इन लोगों के एकदम जेन्युइन तैयार कर दिए थे। सब कुछ चल रहा था। 2 साल बीत गए। 2 साल में इन लोगों ने खूब ऐश किए, और इनके कुछ बर्ताव में चेंज नहीं आया। FBI तलाश करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। 2 साल बाद एलन पेस के इन 5 साथियों में से एक की एक छोटी सी गलती ने भांडा फोड़ दिया। हुआ यूं कि पूरी प्लानिंग थी कि पैसे खर्च कैसे करने हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये लोग वकील के थ्रू और बेनामी दूसरों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे थे। ऐसे ही एक दोस्त के ज़रिए इन 5 ने अपने एक दूसरे दोस्त के ज़रिए एक प्रॉपर्टी खरीदी 2 साल बाद, और उससे कहा कि ये लो पैसे और तुम जाकर उस प्रॉपर्टी डीलर को दे दो। अब इसने तो एक मुश्त सारे पैसे दे दिए। उस दोस्त ने एक गलती की, और इससे भी यह गलती हुई कि जब वो उस प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दिया, तो बैंक के नोट पे आपने देखा होगा, अगर कोई गड्डी होती है, जो हमारे यहाँ भी है, तो उस पर एक बैंक की स्लिप होती है, कागज़ लिपटी हुई पर्ची होती है, उस पर स्टैम्प भी होता है। जो बैंक से इन्होंने पैसे लूटे थे, करीब $18.9 मिलियन उस वक्त, उसकी हर गड्डी पे ऐसी एक पर्ची लिपटी हुई थी, और उस पर बैंक का स्टैम्प था। जब ये रॉबरी हुई तो अखबारों में खबर भी आई। अच्छा, उस वक्त भी एक ये हुआ कि 18.9 मिलियन चोरी हुई है, मीडिया में खबर ना है, क्योंकि इससे साख भी ख़राब होगी कंपनी की और बाकी। तो यही कहा गया था अराउंड 5 मिलियन की ही चोरी हुई है, बाकी सच्चाई बाद में आई थी। तो उस वक्त ये पता था कि ये सीरियल नंबर और कौन कौन से सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन हर बैंक पे की गड्डी पे वो स्लिप थी। अब जो पुलिस और बाकी हैं, वो जितने भी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर बाकी लोग थे, उन सबको बता रखा था। तो एलन वेस के 5 दोस्तों में से एक ने अपने एक दोस्त को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो गड्डी दी। उन गड्डियों पे वो पर्ची लगी हुई थी, और उस दोस्त ने अनजाने में वो पर्ची लगी हुई गड्डी ही प्रॉपर्टी डीलर को दे दी। जब प्रॉपर्टी डीलर ने बाद में उस गड्डी को ध्यान से देखा, तो देखा कि डनबार कंपनी, उसकी मुहर, और उसे याद आया कि पुलिस वाले उसके पास आए थे कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे और इस तरह की पर्ची उस पर लगी हो और ये नंबर हो तो हमें इन्फॉर्म करना। 2 साल के बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को फ़ोन किया और कहा हमारे पास एक शख्स आया और प्रॉपर्टी ख़रीद रहा, और उसने ये गड्डी दी और उस पर यही पर्ची लगी हुई है। फ़ौरन पुलिस की टीम उसके पास पहुंचती है, उस शख्स को गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करती है, वो अपना मुंह खोल देता है, फिर वो अपने दोस्त का नाम बताता है, फिर वो दोस्त अपने बाकी 4 दोस्त का नाम बताता है, और इसके बाद फिर एलन का नाम सामने आता है। तो एक एक कर इन 6 के 6 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद कुछ पता चलता है कि इन्होंने उधर पैसे खर्च किए। करीब $19 मिलियन लूटा था। टोटल जो हिसाब किताब बना वो बना $5 मिलियन का, कि यहाँ है ये यहाँ है। बाकी के $14 मिलियन कहाँ है, इसका कोई हिसाब किसी ने नहीं दिया, या कहाँ रखें ये भी किसी ने दिया, क्योंकि सारे कैश थे। इसके बाद मुकदमा चला। अदालत ने एलन पेस को 24 साल कैद की सज़ा सुनाई। उसके एक और साथी जिसके हाथ में गन था उसको 17 साल, बाकी को 8 और 10 साल की सज़ा सुनाई गई। सभी को जेल भेजा गया। कुछ और इसके जो दोस्त थे उन सबको सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया गया, बट इन 5 को सज़ा हुई, इनमें सबसे ज़्यादा उसी मास्टरमाइंड एलन को ही थी। इस सज़ा के बाद सभी जेल गए, बाकी सब बात रिहा हो गए थे, लेकिन आखिर में सबसे एलन पेस 2020 में जेल से छूट कर आया अपनी सज़ा पूरी करने के बाद। बाहर आने के बाद उसने कई को अपनी कहानी बेची, उसके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है, लेकिन आज भी वो बाकी के $14 मिलियन कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता।
और कहते हैं कि शायद वो कभी मिलेगा भी नहीं, इसलिए कि इस बैंक को लूटने के लिए, इन पैसों को लूटने के लिए एलन ने बैंक की चोरी कैसे करनी है इस पे कम, और चोरी के बाद पैसों को कहाँ ठिकाने लगाना और कब कैसे खर्च करना है इस पे ज़्यादा मेहनत की थी। जैसे आपने देखा होगा मनी हाइस्ट जो आया था कि उसमें कब किस मोड़ पर कहाँ क्या क्या हो सकता है, उसकी तैयारी प्रोफेसर ने पहले से की थी। यहाँ एलन भी एक तरह का वही प्रोफेसर था और उसने ये कहा था कि चोरी करना तो आसान है, निकल लेंगे, लेकिन चोरी के बाद इतनी बड़ी रकम को छुपाना मुश्किल है, इसलिए उन पैसों को कैसे छुपा कर रखना है ये चैलेंजिंग होगा। और वो अगर एक दोस्त ने वो पर्ची उस नोट के साथ, बंडल के साथ ना छोड़ी होती तो शायद ये लोग पकड़े भी ना जाते। लेकिन आज भी FBI के लिए एक चैलेंज है कि बाकी की इस जो बैंक रॉबरी की $14 मिलियन उसका पता लगाए। हालांकि अब करीब 26 साल हो गए, लेकिन आज भी उसका कोई सुराग नहीं मिला।